विद्यार्थियों, अब तक अपन ने वैज्ञानिक अनुसंधान की बात की, सामाजिक शोध की हम बात कर रहे थे और वैज्ञानिक अनुसंधान की तरफ हम आगे बढ़ रहे थे और उससे हमने ये देखा कि विज्ञान क्या होता है। इसको अभी अपन को आगे डिटेल में बात करनी है और अपन सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं सामाजिक अनुसंधान की। उसमें हम वैज्ञानिक अनुसंधान की ओर बढ़ रहे हैं और उसकी बात कर रहे हैं। तो वैज्ञानिक अनुसंधान की बात करने के लिए हमको पहले पता होना चाहिए कि विज्ञान क्या होता है और विज्ञान और सामान्य बुद्धि में क्या अंतर होता है, या वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए हम कौन सी पद्धति का प्रयोग करते हैं जिसको हम वैज्ञानिक पद्धति कह रहे हैं। ये सारी बात अपन आज इसके अंदर करेंगे, इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो अनेक बार हम कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जिनकी सत्यता को साबित करने की हम आवश्यकता नहीं समझते। ये बातें हम सामान्य बुद्धि अथवा हमारे सामाजिक जीवन के व्यवहारिक अवलोकन के आधार पर कहते हैं। तो ये बातें प्राय अज्ञान, पूर्वाग्रह अथवा त्रुटिपूर्ण निरूपण के आधार पर ही कही जाती हैं। इसके विपरीत वैज्ञानिक अवलोकन पुष्टि योग्य प्रमाणों अथवा ठोस सबूतों पर ही आधारित होता है और इसे उद्धृत भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम सामान्य बुद्धि पर आधारित इस प्रकार की बातें कह सकते हैं जैसे पुरुष स्त्रियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, या गांव में रहने वाले लोग शहरवासियों से अधिक परिश्रमी होते हैं। लेकिन इसके विपरीत जब हम बात करते हैं तो वैज्ञानिक अनुसंधान तथा जांच से ये तथ्य सामने आते हैं कि ऐसा नहीं है कि पुरुष अधिक बुद्धिमान होते हैं। ये भी देखा जा सकता है, ये भी कई बार दिखाई देता है कि स्त्रियां पुरुषों के समान ही बुद्धिमान होती हैं, या अधिकतर हमको इसी तरह के रिजल्ट आते हुए दिखाई देते हैं। या फिर हमको ये लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि ग्रामीण लोग अधिक मेहनत करते हैं। लोगों की कार्य कुशलता पर जाति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पर्यावरण से ये संबंधित नहीं होती, बल्कि परिश्रम पर निर्भर करता है कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है, कौन कितना परिश्रम कर रहा है। तो इस प्रकार सामान्य बुद्धि के आधार पर कही गई बातें केवल अनुमान और पूर्वाभास पर आधारित होती हैं तथा अव्यवस्थित रूप से कही जाती हैं। इनको हम ये सामान्य बुद्धि की बात है। लेकिन जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान और सामान्य बुद्धि में कुछ प्रमुख अंतर दिखाई देते हैं हमको, कि कुछ वैज्ञानिक और गैर वैज्ञानिक तरीकों में या कार्य करने के तरीकों में अंतर होता है। तो इन मुख्य अंतरों को अपन इस तरह से देख सकते हैं कि पहला अपन कह सकते हैं कि संकल्पनात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। तो विज्ञान और सामान्य बुद्धि दोनों में अपन कॉन्सेप्चुअल स्कीम को यूज़ कर रहे हैं या संकल्पनात्मक पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं, किंतु सामान्य बुद्धि में एक आदमी उनका प्रयोग लापरवाही से करता है, जबकि वैज्ञानिक अपने संकल्पनात्मक और सैद्धांतिक ढांचे को व्यवस्थित रूप से बनाता है। सामान्य बुद्धि के आधार पर किसी व्यक्ति का कहाँ वो जन्म ले रहा है ये उसके कर्मों का फल कहा जा सकता है। या अगर कोई भ्रष्ट व्यक्ति है तो उसके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम कहते हैं ये उसके पाप के कर्मों की सज़ा मिली है या पाप कर्मों की सज़ा मिली है। या अगर वर्षा की कमी को इंद्रदेव की कृपा माना जा सकता है, या अगर वर्षा कम हो रही है तो उनकी कृपा नहीं मानी जा सकती। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसे संकल्पनात्मक विचारों और भावनाओं का यथार्थ से कोई संबंध नहीं होता, जबकि सामान्य बुद्धि इस चीज़ को मानेगी, या गैर वैज्ञानिक जो तरीका होगा उसमें ये सब माना जाएगा। फिर अगर हम आनुभाविक परीक्षण करके देखते हैं तो वैज्ञानिक अपनी प्राकल्पनाओं और सिद्धांतों का एक व्यवस्थित आनुभाविक परीक्षणों द्वारा परीक्षण करता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति इनका परीक्षण नहीं करेगा। उसको तो वो जो दिखाई दे रहा है, वो जो अपनी समझ से, अपनी सोच से जो सोच रहा है वही बात वो बोलेगा। तो इसके अलावा हम कह सकते हैं कि नियंत्रण की अवधारणा भी हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे नोशन ऑफ कंट्रोल भी है। वैज्ञानिक अनुसंधान में नियंत्रण का अर्थ होता है उन चरों पर ध्यान केंद्रित करना जिनकी प्राकल्पना कारणों के रूप में की जाती है, तथा उन चरों को निरस्त करना जो उसके अध्ययन के अंतर्गत आने वाली घटनाओं को प्रभावित करने वाले संभावित कारण
हो सकते हैं। इसी तरह हम घटनाओं के बीच के संबंध देखते हैं, रिलेशन अमंग फिनोमिनन अगर देख रहे हैं तो वैज्ञानिक व्यवस्थित रूप से संबंधों को खोजता है, जबकि अगर हम सामान्य बुद्धि की बात करेंगे या आम व्यक्ति की बात करेंगे तो वो ऐसा नहीं करता। वो ज़रूरी नहीं है कि संबंधों को खोजे, संबंधों के विषय में उसकी दिलचस्पी कम होती है। जैसे अगर अपन उदाहरण दें कि अपराध और दंड के संबंध को अगर हम लेते हैं तो आम व्यक्ति ये कहेगा कि दंड या सज़ा अपराध को नियंत्रित करने में सहायक होता है, जबकि वैज्ञानिक कह सकता है या वैज्ञानिक अपने अनुभव और खोज के आधार पर ये बता सकता है कि दंड अपराधों को समाज का पक्का दुश्मन अपराधी को समाज का दुश्मन भी बना सकता है, और अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए पुरस्कार भी एक अहम भूमिका निभा सकता है। तो वैज्ञानिक दोनों संबंधों का परीक्षण करता है। इसी प्रकार अगर हम अवलोकित घटनाओं की बात करते हैं तो वैज्ञानिक केवल ऐसे ही कथन और तर्क वाक्य कहता है जिनकी आनुभविक आधार पर पुष्टि की जा सके, यानी जिनको वो अवलोकित कर सकता है। तो हम ये देखेंगे कि समाज और सामाजिक घटनाओं का अध्ययन 19वीं शताब्दी के मध्य तक अधिकतर अनुमान, तर्क, धार्मिक व ईश्वर परक विचारों और तर्क संगत विश्लेषण के आधार पर किया जाता था। अगस्त कॉम्टे ने इन विधियों को सामाजिक जीवन के अध्ययन के लिए अपर्याप्त माना। उन्होंने माना कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन तर्क या धार्मिक सिद्धांतों या तात्विक सिद्धांतों के द्वारा नहीं किया जा सकता, बल्कि समाज में जाकर तथा सामाजिक संबंधों की संरचना के द्वारा इनका अध्ययन किया जाना चाहिए। तो अगस्त कॉम्टे इस विधि को वैज्ञानिक विधि बोल रहे हैं, और कॉम्टे ने प्रत्यक्षवाद कहे जाने वाली वैज्ञानिक विधि को ही सामाजिक अनुसंधान के लिए उपयुक्त साधन माना। अब हमें ये देखना होगा कि विज्ञान होता क्या है, तब हम वैज्ञानिक विधि का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। तो विज्ञान को समझने के लिए, विज्ञान क्या है ये समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि जनसाधारण के मस्तिष्क में विज्ञान का ख्याल आते ही कई प्रकार के काल्पनिक प्रतिबिंब मस्तिष्क पर छा जाते हैं। कई बार कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वैज्ञानिक वह व्यक्ति है जो प्रयोगशाला में उपकरणों के बीच में परीक्षण कर रहा है। कुछ लोगों के लिए विज्ञान को कुछ लोग केवल पंखे, मोटर गाड़ियाँ, रॉकेट और अन्य तकनीकी उपादानों को ही विज्ञान की संज्ञा देते हैं, जबकि प्राय किसी भी वस्तु को स्थापित व स्वीकृत करने के लिए जब यह कहा जाता है कि उसका आधार वैज्ञानिक है, तो उसे स्वीकार कराने के लिए मान्य तर्क प्रस्तुत किया जाता है। अतः विज्ञान 20वीं शताब्दी का एक मुख्य शब्द है। विज्ञान की परिभाषा भिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न प्रकार से कर रखी है। विज्ञान को हम कई तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। विज्ञान को हम ज्ञान प्राप्त करने का एक व्यवस्थित तरीका भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि विज्ञान का अर्थ एक कुशल खोज है। इससे ये स्पष्ट होता है कि विज्ञान कोई वस्तु नहीं है, बल्कि अध्ययन की एक पद्धति है। और या हम कह सकते हैं कि विज्ञान अनुभव पर आधारित है, और अनुभव किस प्रकार का, इंद्रियों द्वारा जो कुछ भी अनुभव किया गया है और तर्क देके जिसे स्थापित किया गया है, उसे हम विज्ञान कह रहे हैं। तो विज्ञान कई बातों को स्वीकार करता है, या वैज्ञानिक अध्ययन के लिए हमें कई बातों को स्वीकार करना होगा। जैसे घटनाओं की निरंतरता एक निश्चित क्रम में निर्भर करती है। ज्ञान का उद्देश्य अज्ञानता का निराकरण है। वैज्ञानिक एवं बाह्य सत्ता के मध्य अवलोकन के माध्यम से संचारित संबंध बनते हैं। भौतिक व सामाजिक व्यवस्था में कार्य व कारण संबंध होते हैं। तो इस तरह से हम विज्ञान को आनुभविक मान रहे हैं। विज्ञान तार्किक होता है, विज्ञान प्रत्ययवादी है, और विज्ञान सार्वभौमिक और देश काल की सीमा से परे है। इसके बाद हम वैज्ञानिक पद्धति की बात करेंगे, और वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है इसको जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि वैज्ञानिक एक शोधकर्ता अपनी शोध हेतु कुछ चरणों का प्रयोग करता है, जिसको हम वैज्ञानिक पद्धति के चरण कहते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे शोध समस्या का विवेचन। उसके बाद हम बात करेंगे प्राकल्पना की रचना, फिर शोध अभिकल्प की रचना, तथ्यों का संकलन एवं विश्लेषण,
और फिर सामान्यीकरण या सिद्धांत रचना। शोध समस्या का विवेचन की जब हम बात करते हैं तो शोध प्रारंभ करने के पहले जो समस्या या कठिनाई हमारे सामने उपस्थित होती है उसको हम शोध समस्या मानेंगे। और जिस तरह से अगर कोई व्यक्ति सड़क पर जा रहा है और उसके सामने तिराया या चौराया आता है तो उसके लिए एक समस्या उत्पन्न होती है कि मैं किधर जाऊं, मेरा रास्ता कौन सा होगा। तो ये जो उसके दिमाग में विचार आता है कि मुझे किस मार्ग का अनुसरण करना है, वही शोध समस्या को जन्म देता है या उसी के आधार पर उसकी शोध प्रारंभ होती है। इसके बाद हम प्राकल्पना की रचना कर रहे हैं और प्राकल्पना को हम सरल अर्थ में समस्या के समाधान के संबंध में अनुमान लगाना बोल रहे हैं, या एक ऐसा विचार या ऐसा अनुमान जिसको हमें आगे जाकर सत्य साबित करना है। और जब ये सत्य साबित हो जाएगा तो वो एक सामान्यीकरण या सिद्धांत बन जाएगा। इसके बाद हम शोध अभिकल्प की रचना कर रहे हैं और शोध अभिकल्प हम संकलन, तथ्यों का संकलन हम कैसे करेंगे, परिमापन हम कैसे करेंगे, विश्लेषण कैसे करेंगे, उसके लिए बनाया गया एक मानचित्र होता है या एक ब्लूप्रिंट होता है। इसके बाद में तथ्यों का संकलन और विश्लेषण किया जाता है। जो भी सूचनाओं के द्वारा, जो भी सूचनादाताओं के द्वारा जो भी हमें तथ्य प्राप्त होते हैं उनका संकलन किया जाता है और उसके बाद उनका संपादन या एडिटिंग ऑफ डेटा होता है और तथ्यों का संकेतन होता है, कोडिंग होती है और उसके बाद उनका क्लासिफिकेशन होता है। और इसके बाद में अंत में इस पद्धति में हम देख रहे हैं कि हम सामान्यीकरण या सिद्धांत की रचना कर रहे हैं। जब वैज्ञानिक शोध अपने निष्कर्ष की ओर पहुंचता है तो वो एक सामान्यीकरण या सिद्धांत रचना होती है, जिसे हम जनरलाइजेशन या थ्योराइजेशन कह रहे हैं। धन्यवाद।